नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके साथ मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस की खास पेशकश शक्ति की समृद्धि। देखिए, शेयर बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आई थी। निफ्टी 24,400 के पार पहुंच चुका था और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होता दिख रहा था। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर ओवर वाले बयान के बाद बाजार ने एक बार फिर से रुख बदल लिया और इस बयान ने बाजार पर खूब वार किया। बाजार फिर टूटता हुआ नजर आया। सवाल यह है कि अब इस उठापटक के बीच महिला निवेशकों को क्या करना चाहिए। अगर कोई महिला पहली बार शेयर बाजार में कदम रखना चाहती है तो शुरुआत किस तरीके से करे? क्या दोस्तों या परिवार की सलाह पर जो है निवेश करना सही रहेगा? कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो इस उठापटक के माहौल के बावजूद भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और किन गलतियों से बचना सबसे जरूरी है? आज इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा ऑन द शो। और क्या क्या है आपके लिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बाजार की तेजी और महिलाओं के लिए मौका। क्या बाजार के इस माहौल में महिलाओं के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका है निकल कर आता हुआ? कैसे करें बाजार में श्री गणेश? किस तरीके से नए जो निवेशक हैं, नई महिला निवेशक बाजार में शुरुआत कर सकती हैं अपने निवेश की? सही शेयर चुनने का तरीका क्या है? किस तरीके से सही शेयर पर बेट लगानी चाहिए? क्या कुछ चीजें आकलन करके एक शेयर आपको चुनना चाहिए? अगले एक साल के सेक्टर क्या हो सकते हैं? अगले आने वाले एक साल में कौन से सेक्टर चमक दिखा सकते हैं, अच्छी बढ़त दिखा सकते हैं? और आखिर में किन गलतियों से बचना किसी भी महिला निवेशक के लिए मार्केट में ज़रूरी है? तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा और इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं। स्टॉक मार्केट टुडे की सेबी आरए वीएलए अंबाला मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शक्ति की समृद्धि में। थैंक यू सो मच शिवा जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। अच्छा, चर्चा मैम आपके साथ शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले शो की शुरुआत सवाल जवाब शुरू करने से पहले अंजलि को बुलाते हैं और महिलाओं और शेयर बाजार से जुड़ा एक रोचक डेटा लेकर वो हमारे लिए पेश होने वाली हैं। अंजलि, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया दिव्या। और देखिए, चूंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर फोकस्ड ही ये शो हमारा है शक्ति की समृद्धि। और चूंकि शेयर मार्केट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो महिलाएं शेयर मार्केट में किस तरीके से निवेश करती हैं या फिर क्या उन्हें निवेश करना चाहिए, उसके बारे में तो हम बात करेंगे। लेकिन एक डेटा जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो हम जान लेते हैं कि हर 4 नए शेयर बाजार में निवेशकों में से एक महिला है। अगर आप देखेंगे कि महिलाओं की जो भागीदारी है शेयर बाजार में वो अब बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में ये बढ़ भी सकती है। 2021 के बाद महिलाओं की डीमेट खातों में भी देखिए वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 129%, यानी कि लगभग 130% जो है वो वृद्धि हुई है। और इसके अलावा 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के नाम पर कुल डीमेट खाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें कुल डीमेट खातों में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 20% है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है शेयर मार्केट में, तो ये डेटा जो है, ये जो आंकड़ा है, ये भी आने वाले समय में बढ़ेगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, सबसे अधिक महिला निवेशक भागीदारी वाले जो राज्य हैं उनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा वाला जो है वो दिल्ली है, यहाँ पर 30%। हालांकि बिहार थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये है 15.6%। प्रमुख राज्यों में सबसे कम महिला निवेशक भागीदारी वाला जो राज्य है वो बिहार है और सबसे ज्यादा हम कंसीडर करेंगे दिल्ली को। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। और बाजार के मौजूदा माहौल पर तो हम अंबाला मैम से डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये जो डेटा अंजलि ने प्रेजेंट किया इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले इस डेटा को आधार बनाते हुए 2021 के बाद अगर देखें डीमैट खातों में महिलाओं के जिस तरीके से वृद्धि देखने को मिली है, क्या कुछ कारण आप इसके देख रही हैं? दिव्या जी, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है एक्सेसिबिलिटी। अभी ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट नया शब्द है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। तो और कहीं ना कहीं अब इसको आप ऐसे पकड़े काम को ऐसे पकड़े, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये माना, ये एक्सेप्टेंस नहीं थी मार्केट में कि गर्ल्स कैन, मैं गर्ल्स ही बोलूंगी, या फिर गर्ल्स कैन हैंडल द फंड्स। ये फीमेल कैन हैंडल द फंड्स एक्चुअली वो चलता है, बट आप खर्च कर सकते हो, ये सबको ऐसी मार्केट में ये सब बातें थी। लेकिन अभी बदल रहा है समय। घर की चाबी जिस तरह से संभाली जा रही थी इससे पहले, अभी आप घर के फंड्स को एलोकेशन तक की बात आ गई है। अब मैनेजमेंट मतलब स्टोर कीपिंग से बढ़ करके नाउ इट्स रीच्ड अकाउंटिंग से बढ़ के अभी वो मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट तक पहुंच गई है। अब ये हो क्यों रहा है? एक्सेसिबिलिटी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया। कोविड के बाद का ये जो डेटा आपने प्रेजेंट किया 2021, ये वही फेज है जहां पर क्या मेल और क्या फीमेल, एवरीबडी वाज लुकिंग आफ्टर फॉर सम न्यू रेवेन्यू, जहां से बिजनेस आ सके, इस कैसे अपने परिवारों को चलाया जा सके, एंड एवरीबडी हैड द एक्सेस टू इंटरनेट। और उस समय का फायदा
हमारी सभी जो फीमेल्स हैं, हमारे सभी जो वुमेन पार्टिसिपेशन जो हमने बढ़ते हुए देखा है, ये वहां से बहुत आया है। और इसका एक्सेसिबिलिटी के साथ आपकी मोबाइल्स आपके पास होना, पहले नहीं होते थे सबके पास में, राइट? अभी जब से इंटरनेट एक्सेसिबल हो गया, थैंक्स टू जियो, लाया तो टाटा था, लेकिन बाद में जो उस चीज को घर घर तक पहुंचाने, हर घर जियो वाला जो एक थीम चली थी, हर घर में एक्सेसिबल हो गया इंटरनेट। फिर उससे भी इंपॉर्टेंट, पहले लगता था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यू नीड अ बिग चंक। तो बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में आ गए जहां पर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से, आप थोड़ा बचा पा रहे हो थोड़ा लगाओ, ज्यादा बचा पा रहे हो ज्यादा लगाओ, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सबके लिए सबके हिसाब से आ गई। तो ये कुछ ऐसे बड़े से रीजंस हैं। और इसमें भी सिप्स, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो हम बात कर रहे थे पहले, छोटे छोटे, देखिए डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में छोटे छोटे बचत खाते खुलते थे, तो वही चीज डिजिटली हो गई जहां पर आप अपने म्यूचुअल फंड्स में या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिप्स के, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट में लगाने लगे। तो ये सारी चीजें हैं। और रही बात, एजुकेशन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, और थैंक्स टू इंटरनेट कि हर किसी को समान अवसर दिए हैं इसने मार्केट के बारे में सीखने के लिए, समझने के लिए। और कुछ बड़े कारण यही रहे, क्योंकि हर घर फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचना, स्कूल्स में नहीं था वो सब। ये कुछ मेजर रीजंस हैं दिव्या जी, जिसकी वजह से अभी जो डेटा अंजलि जी बोल रहे थे कि हर 4 में से 1 है, हर 2 में से 1 होना चाहिए, 4 में से 2 होने चाहिए। पार्टिसिपेशन शुड बी इक्वल, क्योंकि एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अभी भी कम है, मुझे तो ये अभी भी कम लगता है। आने वाले कुछ साल में हो सकता है कि हम लोग 4 में से 3, 4 में से 2 हो जाए। ये जरूरी है। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली मैम, ये बहुत जरूरी है। और 2021 के बाद लगातार जो है खातों में वृद्धि आ रही है, महिलाओं की रुचि भी जो है मार्केट को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर मैम अभी बात करें प्रेजेंट मार्केट की, आज की अगर मैं बात करूं, देखिए पिछले एक हफ्ते में काफी पॉजिटिविटी हमने देखी, 24,000 का स्तर वापस से अचीव कर लिया बाजार ने, लेकिन आज फिर बाजार टूटा। ट्रम्प के एक बयान ने सब कुछ हिला के रख दिया। महिला निवेशक अभी उन्हें क्या करना चाहिए? अगर शुरुआत करना चाह रही थी स्टॉक मार्केट में एंट्री करने की, क्या ये सही समय उनके लिए? हम देखिए, बाजार में कोई समय खराब और बुरा नहीं होता। आप जब जागो तब सवेरा, आई बिलीव दिस। और आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, कई बार जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई भी होते हैं ना, तो कुछ और दूसरे टूल्स मिल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकती है उस समय। और दूसरे कई सारे से बॉन्ड्स मार्केट आपको मिल जाएगी जहां पर आपको सस्ती इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि बाजार ऊंचा या नीचा है, मतलब चढ़ा हुआ है या गिरा हुआ है। इट्स अबाउट हाउ डू यू सी द मार्केट फॉर व्हाट होराइजन इन योर माइंड। बाकी अभी जैसे हो सकता है कि आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जब से स्टार्ट करो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, व्हेन यू आर स्टार्टिंग एज एन इन्वेस्टर, तो 5 साल से कम के नजरिए पर मार्केट में कदम मत रखिए। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कि बहुत सारी हलचल होगी, और कहीं ना कहीं 5 साल का समय ऐसा रहता है, या तो आप कुछ बना लेंगे या फिर आप खोएंगे बहुत ज्यादा नहीं। तो जब भी आप आ रहे हो, कम से कम इतना होराइजन लेकर के तो आइएगा। और जब पहली बार आ रहे हो, एक और ये भी बात है कि जब पहली बार आ रहे हैं तो एक ही बार में सारा का सारा पैसा मत लगाइए, तो फिर आपको उसको हैंडलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। कोशिश करके स्टेप्स पे पैसा लगाओ, ताकि आपकी वो जो एक नरमी गर्मी होती है ना, पैसे की गर्मी नरमी, वो आने से ही समझ में आती है, आने और जाने से ही। तो वो स्टेप्स में अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट में लाइए। एक ही बार में है पूरा का पूरा कहीं से आया, पहली बार इन्वेस्टमेंट है, जोश जोश में सारा मत लगा दो। वो जो अंडरस्टैंडिंग है विद मार्केट, विद योर मनी, विद योर डिसीजंस, वो ग्रेजुअली बिल्ड होती है, वो किताबों में नहीं है। वो वाला जो एक्सपीरियंस है वो किताबों में नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान करो, अपने व्यू को क्लियर रखें कि 5 साल से मार्केट, 5 साल से कम में मार्केट में एक्सेप्शनल है, कभी कुछ होता है, जनरली 5 साल लगते हैं। जब भी आओ, थोड़ा थोड़ा छोटे, आपके पास भले ही बहुत हो, लेकिन छोटे स्टेप से शुरुआत करिए, स्टेप छोटे छोटे टुकड़ों में शुरुआत करिए। तो मेरे ख्याल से इससे जो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस है मार्केट का, जैसे आज की मार्केट गिर गई, अच्छी लग रही थी 24,200 के ऊपर, बट गिर गई, तो इस तरह के जो हैंडलिंग है, इस तरह के जो सेंटिमेंट्स के साथ कोरिलेशन बैठाना है, वो भी आपका ग्रेजुअली बिल्ड होगा। एक बच्चे की तरह मार्केट में आइए। मार्केट जो एक माँ की तरह है, आपको अगर आप माँ से जिद करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्यार से अगर उनके साथ चलते बनोगे सब कुछ देगी।
बस इतना सा ये रिलेशन है, माँ को चिढ़ाइए मत, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते, पिटाई करेगी तो कोई नहीं बचाता। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और अगर बात मैं करती हूँ मैम, बहुत ही इनिशियल जो एकदम फ्रेश इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में खास करके, हाँ। बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती है जिन्हें समझने में मुश्किल होती है। पहली बार कोई निवेश कर रहा है, कोई महिला एंट्री कर रही है शेयर बाजार में, एंट्री करने की स्ट्रैटेजी एक तो क्या हो, वो तो आपने हल्की फुल्की उस पर हिंट दिया ही, लेकिन जो तमाम ऐसी टर्म्स और डेफिनेशंस है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट एंड ऑल दैट, इन चीज़ों को कैसे समझ सकती है, मतलब ताकि आसानी हो जाए जब किसी एक्सपर्ट की एडवाइस भी सुने। आप ही रोज सुबह दी बोनस पर शो हमारे साथ करती हैं, इस तरीके की टर्म्स और डेफिनेशंस समझने में बहुत सारी जो महिला निवेशक है उन्हें दिक्कत होती है। ऑलराइट, तो देखिए जब भी शुरुआत कर रहे हैं, पहले तो कुछ जार्गन्स जो मार्केट में यूज होते हैं, वो सिर्फ जार्गन्स नहीं, वो अपने आप में किसी कंपनी की, किसी इंडस्ट्री की स्थिति को बताने वाली टर्म्स होती है। तो ये जरूर आप समझे कि जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं, मैं जो चीज लोग लास्ट में देखते हैं, मैं उसको पहले देखती हूँ। रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट शुड बी स्टार्टिंग एट फर्स्ट। कीप योर दीज टू टर्म्स, रिस्क है और इसको मैनेज करना है। जैसे बोलते हैं ना, आग का दरिया और पार करके जाना ही है, कोई सोल्यूशन नहीं है अपने पास में। मंजिल आपकी उस साइड ही है, तो वो दरिया आपको पार करके जाना है। दैट इज कि ये रिस्क जो है, ये आग का दरिया है, वो रिस्क मैनेजमेंट आपकी स्किल्स हैं जो आप ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे उसको पार करने के लिए। तो ये दो टर्म्स समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फिर कभी भी जब कोई भी आपसे बात कर रहा होता है एज एन आरए या फिर एज एन एडवाइजर या फिर एज ए पीएमएस, जो भी आपसे जब कभी भी बात कर रहा होता है, तो कुछ पोजीशंस, चीजें आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि कोई कंपनी महंगी है या सस्ती, वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर, मल्टीपल्स पर पता चल जाएगा आपको कि सेक्टर से महंगी है या फिर पीरियड से महंगी है। मार्केट कैपिटल, अभी बातचीत में शायद मैं एक दो बार ये बात बोलूं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये क्या है, ये आपको समझना है कि कोई कंपनी लार्ज कैप है तो किस बेस पर है, ये जरूर समझ ले, ताकि आपकी उसका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का मीनिंग है कि उनकी वोलेटिलिटी कितनी रहती है एज कंपेयर टू इंडेक्स, ये आपको इसलिए समझना जरूरी है। देन डिविडेंड, कि कंपनी कई बार कुछ बीच बीच में डिविडेंड्स देती है, बोनस इश्यूज करती है या फिर स्प्लिट्स करती है, ये बेसिक टर्म्स हैं। तो कई बार एज एन इन्वेस्टर, जैसे विप्रो वगैरह स्टॉक्स में बोनस और स्प्लिट्स के चलते ही लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, कुछ और ऐसे काउंटर्स हैं। तो ये आपको बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बट ये समझना जरूरी है बिकॉज इनके मीनिंग बहुत बड़े हैं। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो चीजें, इनको जोड़ लो और इनको जोड़ ही लो, इसके बिना काम नहीं होता। स्टॉप लॉस एंड टारगेट। टारगेट धुंधला दिखता है, मैंने दो बार पहले भी बात बोली है, टारगेट इज ब्लर्ड बट स्टॉप लॉस इज वेरी क्लियर। तो जब भी आप ये दो चीजें मार्केट में पैसा लगाओ, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए, टारगेट आपका हो सकता है बट स्टॉप लॉस होता है, ये क्लैरिटी रखिएगा। ये बेसिक वर्ड्स है, मतलब इतना तो समझना पड़ेगा। बाकी जब भी पैसा लगा रहे हो, कोशिश करिएगा इमरजेंसी फंड्स जब भी नई शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, आपको ही यहाँ पर पार भी जाना है, और अगर आप गिर गए तो आपको ही अपने आप को बचाना भी है। तो आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड्स होने ही चाहिए इन केस समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें जो है मैम ने आपको पॉइंटर्स में दे दी है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप मार्केट में एंट्री कर रही हैं नए निवेशक के तौर पर। इन टर्म्स को समझे बिना, इनकी डेफिनेशन समझे बिना एंट्री ना करें, ताकि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैंडेटरी डे टू डे बेसिस पर पड़ेंगी ज़रूरी, वो आपको पता हो, तो आपके लिए जर्नी और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। अच्छा, कॉलर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल मैम, कि जो दोस्तों के कहने पर या फिर हस्बैंड के कहने पर, रिश्तेदारों के कहने पर निवेश कर लेती हैं महिलाएं मार्केट में, क्या वो सही है या फिर अलग से एक एक्सपर्ट एडवाइस फॉलो करके, अपनी खुद की रिसर्च एनालिसिस करके ही मार्केट में आना चाहिए? ऑलराइट, वैसे मेरा प्रोफेशन है आरए और मेरा काम है रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर मैं बोलूं कि नहीं दोस्तों, किसी की भी सलाह से, आप जो परिवार है उनकी सलाह से इन्वेस्टमेंट कर लो, तो मेरा बिजनेस स्कोप खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। बट दिस इज लाइक हाफ ट्रू। टेक्निकली अगर आप बात करेंगे या एक्चुअल पॉइंट पर अगर आप ग्राउंड पर बात करेंगे, तो किसी की सलाह लेना गलत नहीं है, बट वो सलाह के बाद क्या वो उसके लिए जिम्मेदार ठहरते हैं, क्या वो उस चीज को सलाह को देने के लिए वो एलिजिबल हैं, ये चीज भी थोड़ा सा मैटर करती है। सलाह लो, लेकिन सेबी कहता है कि आप कभी भी किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो या कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कंपनी छोड़ो, रीट्स खरीद रहे हो, फंड्स, कोई आप म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हो, ट्राई टू बी गेट इट समथिंग फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। वो कोई भी कंपनी भी हो सकती है, वो कोई आरए या एडवाइजर या पीएमएस वगैरह भी हो सकते हैं। तो सलाह लेना इज नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग, लो, लेकिन उसको वैलिडेट करा लो एक रिलायबल रिसोर्स से। और आसान भाषा में अगर हमको समझना हो, कुछ दवाइयां ओटीटी काउंटर पे मिल जाती है, बट व्हेन इट्स कम टू रियली कुछ दवाइयां आपको ओटीटी पे नहीं मिलती है, तो
तो जनरल मार्केट अंडरस्टैंडिंग आपको लेना है, ठीक, क्या आपकी की सलाह ले लो, लेकिन जब पैसे लगाने की बात आ जाए, गेट इट वैलिडेटेड विद समवन हु इज रजिस्टर्ड विद सेबी, चाहे वो रिसर्च एनालिस्ट हो, एडवाइजर हो या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर हो, आपको आसानी होगी। तो इससे, क्योंकि कहीं हद तक चीजें अलग हैं, राइट? ठीक। तो एक जनरल व्यू ओके, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इन्वेस्टमेंट यू शुडंट बी। ठीक है मैम, चलिए कुछ एक दर्शकों के सवाल पिक करते हैं, एक एक करके। गाजियाबाद से पहले सवाल लेते हैं कविता जी का। कह रही मैं हाउसवाइफ हूँ और हर महीने करीब 10,000 रुपये बचा लेती हूँ, क्या मुझे SIP करनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स में, या फिर धीरे धीरे अच्छे शेयर्स जो है वो खरीदने चाहिए, उनमें हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए? मैम आपकी क्या सलाह रहेगी? वैसे तो आप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं, लेकिन SIP म्यूचुअल फंड्स बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो कविता जी ऐसे में क्या करें? और कुछ हमारे जैसे लोग ही वहां पर काम भी करते हैं, क्योंकि जो पैसा आप सिप्स के थ्रू भेज देते हैं, वो पैसा सिप्स के थ्रू किस स्टॉक में लगाना है, उसकी नरमी गर्मी कहां तक जाएगी, कहां तक नहीं जाएगी, वो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर हैंडल करता है। तो फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, जहां पर आपने स्पेसिफाई किया है कि आप महीने का 10,000 रुपीज समथिंग बचा पाती हैं, तो आपके लिए मैं ये बोलूंगी कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि या तो फुल टाइम बिजनेस है ट्रेडिंग, ध्यान से समझिएगा प्लीज, या तो ये फुल टाइम है या इसमें पार्ट टाइम जैसा कुछ भी नहीं होता, इन्वेस्टमेंट हो सकती है पार्ट टाइम। तो आप सिप्स के थ्रू आप वो अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट में लाइए एंड लेट एंजॉय योर टाइम विद फैमिली, क्योंकि जिसको आप पैसा दे रही है, जिस भी सिप्स में आप पैसा डाल रहे हैं, चाहे वो ETFs हो, ऑटोमेटिकली मार्केट के साथ वो घटता बढ़ता रहेगा। और डायरेक्टली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी सिप कर रहे हैं, तो वहां पर आपका पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा है विच इज रजिस्टर्ड, और वो आपके बिहाफ पर काम करेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एज आई सेड, देयर इज नथिंग पार्ट टाइम हियर। यहाँ पर आपका एक एक जो डिसीजन होता है आपके ब्लड प्रेशर को घटाएगा और बढ़ाएगा। तो अगर आप एक पीसफुल लाइफ चाहती हैं, जहां पर आपको रेगुलरली मार्केट को ट्रैक कम से कम नहीं करना है, तो सिप इज बेटर। ठीक है मैम, चलिए श्रेया जी के सवाल पे चलते हैं। पुणे से कह रही है सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई शेयर मल्टीबैगर बताया जाता है, कैसे पहचाने कि सलाह भरोसेमंद है या सिर्फ प्रमोशन हो रहा है? ये तो मैम मुझे लगता है आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। इंस्टाग्राम खोलें, कोई भी सोशल मीडिया साइट खोलें, बहुत सारे मल्टीबैगर्स, उनके रिटर्न जो है वहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं, ऐसे में क्या करें? चलिए, थ्रू योर प्लेटफॉर्म एक कुछ वर्ड बता देती हूँ, कुछ वर्ड्स जैसे कि ये ही बनेगा मल्टीबैगर, ये हो जाएगा मल्टीबैगर, ये होगा 4 गुना 5 गुना, ये जो वर्ड्स है ना, अगर कोई ये वर्ड्स यूज कर रहा है ना, वहीं पे ब्लॉक करो उसको। व्हाई? बिकॉज ये बैन वर्ड्स हैं। सेबी डजंट अलाउ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। अब सेबी जब अलाउ करता ही नहीं है कि कोई भी स्टॉक पर आप इस तरह की हाइपोथेटिकल कंडीशंस के बारे में आप बात करते समय थोड़ा सा बचना चाहिए आपको भी। अगर आप कर भी रहे हैं तो हो सकता है कि जो भी देख रहे हैं, तो आप विश्वास मत करिए। यू नो व्हाट, हर मार्केटिंग कंपनी की तरह जो आप सुनना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, OTT काउंटर्स एंड सो, मार्केट आपको आपके इमोशंस टच करने हैं। क्या आपको नहीं ज्यादा पैसा कमाना है? क्या मुझे ज्यादा पैसा नहीं कमाना है? एवरीबडी वांट्स टू अर्न मोर, वो भी कम समय में। तो ये ट्रिगर, ये क्लिक बेट्स होते हैं, इनको अवॉइड करिए। बट हर वायरल जो एक निवेश की जो सलाह होती है, मैं एग्जांपल दूंगी इसके बारे में। दिव्या जी, थोड़ा सा समय प्लीज इसके लिए जरूर दीजिएगा, बाकी हम चाहे तो हम थोड़ा सा डिस्कशन शॉर्ट करेंगे। जो भी आप वायरल डिस्कशन स्टॉक्स होते हैं कि यही जाएगा, हो सकता है जाएगा, बट यही जाएगा ऐसा नहीं है। हमेशा सलाह कौन दे रहा है, वो रिलायबिलिटी, वो क्रेडिबिलिटी आपको चेक करना जरूरी है। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल जहां पे लोग बोलते हैं और उसके थोड़े दिन के बाद पता चला कि स्टॉक में रिकिंग चल रही थी। तो इससे बचिए। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो या एडवाइजर हो, अगर वहां से कोई आपको इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको भी वैलिडेट करो कि क्यों, फंडामेंटल्स हैं क्या अच्छे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे थे हम लोग, है ना, तो वो देखो कि महंगा तो नहीं है स्टॉक जिस समय वो बात कर रहे हैं, ऐसा क्या है कि इनको स्टॉक इतना पसंद आ रहा है। तो दवाई लो, लेकिन दवाई के पीछे के लेवल भी पढ़ लो कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो भी चल रहा है मार्केट में सब बढ़िया जा रहा है ना, सब चंगासी नहीं होता कभी भी। और रही बात, इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे कोई चीज है ना, न्यूज तक पहुंचते पहुंचते देखिए बहुत देर हो जाती है, इस बात को आप समझे। मैं एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल जो अभी पिछले 1 महीने से आज के 3 हफ्ते के अंदर लोगों ने अनुभव किया है, मोस्ट ऑफ द केसेस ने अनुभव किया होगा, वेदांत का डीमर्जर के बाद की मूवमेंट। जब सही समय था तो आपके प्लेटफॉर्म पर उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन आया और वहां पर रिकमेंडेशन दी गई, और वो कोई स्टॉक 60, कोई 100, कोई 50% तक चला। लेकिन अब जब गिर रहे हैं स्टॉक, अब कोई नहीं बना रहा है रील। तो ऐसे नहीं करते। आप जो भी रिसोर्स से अपनी इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, उसको यूज करना चाहते हो, उस इंफॉर्मेशन को देख लो कि रिसोर्स आपका ठीक है कि नहीं। बाकी वायरल जो भी चीजें हैं,
वर्ड्स गारंटेड प्रॉफिट यही जाएगा, इन वर्ड से बचिए। अगर कोई ऐसा हो रहा है तो वहीं ब्लॉक करो। चलिए ठीक है, जैसे कि अम्बाला मैम ने कहा कि कुछ भी इतना रिलायबल सोशल मीडिया पर नहीं होता, वायरलिटी के लिए ऐसे कंटेंट जो है पोस्ट करे जाते हैं। आपको एज एन इन्वेस्टर इसके जाल में नहीं फंसना है। अगर मैम बात करें कंपनियों की, बिजनेस मॉडल्स की, महिलाओं के लिए क्या कुछ ऐसा है कि कुछ एक स्पेसिफिक तरीके की कंपनियां या बिजनेस मॉडल उन्हें समझने में ज़्यादा आसानी होती है और उसी तरीके की कंपनियों को, उन्हीं स्टॉक्स को जो है ट्रैक करने में उन्हें आसानी होगी, तो उन्हें वही पहले शुरुआत में करना चाहिए? हाँ, कोर सेक्टर वाले, जैसे आपने सवाल बहुत ही रेलिवेंट पूछा ये। अभी अचानक से कोई फीमेल है, कोई लेडी है जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती है, उनको बोलो कि माइनिंग स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो, तो दोनों में से ज्यादा अच्छा पता है क्या है? रोड कंस्ट्रक्शन, बिकॉज जनरली यू यूज दैट डायरेक्टली। माइनिंग में, कोयला वगैरह को मैं शायद आपके लिए बोलूंगी कि ऐसे सेक्टर्स को, ऐसी कंपनीज को, ऐसी इंडस्ट्रीज को फिलहाल के लिए अवॉइड करिए। टू बी स्पेसिफिक समथिंग, एफएमसीजी आप फोकस कर सकते हैं क्योंकि आप उसको यूज करते हैं, आपको उसमें कितना भाव बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, आपको समझ में आता है, बिकॉज यू आर बाइंग दीज प्रोडक्ट्स, राइट? बैंकिंग में आप बैंकिंग को आप समझती हैं, आपको कितना रिटर्न आ रहा है, ये सब आपके समझ के अंदर ही है। दूसरा, कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स पे आपका ध्यान रहना चाहिए। फार्मा, बिकॉज विच इज लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ, साथ में जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़े तो आपको इंसाइट्स मिल जाएगी कि मेरे पिछले साल मेरे हेल्थ को लेकर के 1000 रुपए खर्च हो रहे थे, इस बार मेरे हेल्थ को लेकर के 1200 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो क्या इस स्पेस पे कोई ऐसी कंपनीज हैं जो कि इतनी ही ग्रोथ करके दिखा रही हो, 20% से साल दर साल बढ़ गई हो? इजी हो जाएगा ट्रैक करना आपको। तो फार्मा इंडस्ट्री कुड बी वन, हेल्थ, फार्मा एंड हेल्थ केयर। देन रिटेल बिजनेस, जो कि हम जनरली यूज करते हैं। अब रिटेल बहुत बड़ा है, अब रिटेल में आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज आ गई, आपके स्विगी, जोमेटो टाइप्स जो कंपनी जो आज की लाइफस्टाइल, न्यू एरा बेस्ड बिजनेस पर रिटेल पार्टिसिपेशन में हेल्प करती हैं। इस तरह के जो रोजमर्रा वाली जिंदगी वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो, और साथ में उनको हेल्प करने वाली इंडस्ट्रीज पर आप अपना पैसा डायरेक्टली पे लगा सकती हैं। तो सीधी भाषा में हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, थिंग्स दैट यू कंज्यूम, सर्विसेज दैट यू कंज्यूम, उनमें आप अपने पैसे को ज्यादा लगाएं तो बेहतर रहेगा। और क्योंकि उनको ट्रैक करना इजी होता है आपके लिए कि इन्फ्लेशन पे कितना बड़ा है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन थिंक। बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रियल एस्टेट वाले बिजनेसेस में पैसा नहीं लगा सकते, लगाओ। सर्टेन परसेंटेज शुड बी देयर, बिकॉज वो इन्फ्लेशन को बहुत ब्यूटीफुली बीट करता है। तो इस तरह के जो रीट्स हो गए, फाइनेंशियल जो आपके रियल एस्टेट वाले बिजनेसेस हो गए, थोड़े बहुत न्यू एज वाले बिजनेस जो आप पहले यूज नहीं करती थी लेकिन अब आप यूज कर रही है, आपके बच्चे भी उसको यूज कर सकते हैं या फिर उससे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी पर जाकर के उसको यूज कर सकते हैं, वैसे वाले बिजनेसेस में भी थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। सो सिंपली एक ही साथ अगर चीजों को बोले जो आप यूज करती हैं डायरेक्टली एंड थोड़ा सा इनडायरेक्टली, उन प्रोडक्ट्स पे, उन सर्विसेज पर आप कंपनीज पर पैसा लगा सकते हैं। ठीक है मैम। और मैम साइज क्या होना चाहिए कंपनी का? क्या मतलब सिर्फ ब्लू चिप काइंड ऑफ कंपनियां शेयर जो है अपने पोर्टफोलियो में महिलाएं रखें, या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप? तो मुझे लगता है ज्यादा रिस्की हो जाएगा, मिड कैप तक भी जाएं अगर शेयर के मामले में तो ठीक रहेगा। मुझे देखिए, अभी पीएमएस रिस्क उसके हिसाब से बहुत सारी थ्योरीज है मार्केट में, बट ये सब थ्योरीज हैं और हर चीज हर किसी के लिए फिट नहीं बैठती। बट मैंने इसको अभी सिंप्लीफाई किया है। मान लीजिए आप 100 साल जिए, 100 साल में से आपकी एज जितनी है उतना पैसा लार्ज कैप में, फिर उसमें से 20% ग्रोथ चाहिए, क्योंकि 100 साल जी रहे हो तो थोड़ी हाई ग्रोथ चाहिए ही आपको। 20% आपका होना चाहिए स्मॉल कैप में। आपने जैसे बोला कि स्मॉल कैप, थोड़ा सा स्मॉल कैप में भी अच्छे वाले स्मॉल कैप जो कि अगले कुछ सालों में मिड कैप बनने की गुंजाइश रखते हो, ऐसे नहीं कि 200-300 वाली कंपनी। लेकिन ये हो गया एक बेसिक फंडामेंटल कि मैं अगर 30 की हूँ, मैं 40 की हूँ, तो उतना पैसा मेरा होना चाहिए मान लीजिए लार्ज कैप में। मिनिमम 20%, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 20% मिनिमम होना चाहिए आपका स्मॉल कैप में, और बचा हुआ जो है वो होना चाहिए आपका पूरा का पूरा मिड कैप में। इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो सिक्योर स्टेबल भी रहेगा, थोड़ा बहुत सेक्टर फंड्स रोटेशन का फायदा भी आपको मिल जाएगा, और विद टाइम विद लाइफ जो ग्रोथ है स्मॉल कैप्स में वो भी आपको मिलेगी। और एक जो मीडियोकर लेवल की जो ग्रोथ है, जो ऐसी कंपनी जो कि अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, वो बड़ा चंक आपका ज्यादातर अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप हो सकता है कि मिड कैप में हमेशा बना रहे। ठीक है, तो ये सलाह जो है महिला निवेशकों के लिए निकल कर आती हुई। चलिए एक दो सवाल और पिक कर लेते हैं फटाफट से, टाइम भी हमारे पास कम है। पूजा जी का सवाल लेते हैं, भोपाल से। कह रही है मैं नायका के प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, क्या उसका शेयर भी लंबे समय के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है? उसी तरीके का सवाल जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे मैम, बहुत ही क्लोजली, क्योंकि अगर प्रोडक्ट उस कंपनी का यूज कर रही हैं तो क्या उसके स्टॉक में भी इन्हें रुझान रखना चाहिए? समझने में बेहतर होगा। ठीक है, कुछ हद तक हाँ, बट
एट अ बार्गेन प्राइस। आप समझे कि अगर आप नायका से आपने कोई प्रोडक्ट उठाया और आपको बेटर डील, ध्यान से समझिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नायका से आपको शॉपिंग कर रहे हो, बट नायका के साथ ही वही प्रोडक्ट बीच में कल को कोई दूसरी कंपनी आकर के बैठ गई, वही प्रोडक्ट बेटर प्राइस पर दे रही है, देन नायका वर्सेस XYZ, ये आपको ज्यादा बेहतर ऑप्शन रखेगा। बट सिंस देयर इज नायका ओनली, क्योंकि बाकी रिटेल शॉप्स जो हैं वो अभी ऑफलाइन है, सिंस देयर इज अ नायका ओनली, या फिर आप जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, फॉर दैट मैटर मिंत्रा वगैरह पे लिस्ट नहीं है, तो आपको, हाँ, आप उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे आप एक परफ्यूम की बोतल महंगा खरीदना पसंद नहीं करती, प्रीमियम खरीदना पसंद नहीं करती, मैं करती, तो आप कोशिश करिए कि कोई भी स्टॉक जब आप एंटर कर रही हो वो बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ना हो। अच्छी चीज हमेशा प्रीमियम पे आती है, इट्स ट्रू, बट उतना भी प्रीमियम मत दीजिए कि उसमें प्रॉफिट आते आते आपको बहुत ज्यादा होराइजन लग जाए, इतना आपको इंश्योर करना है। और नायका जैसी कंपनीज में, हाँ, अगर आप वो प्रोडक्ट यूज करती हैं एंड यू आर कन्विंस्ड कि वो एज अ क्वालिटी वाइज वो प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहे हैं, इसका एक रूल भी है, मैं आपसे शेयर करूंगी। तो लार्जर स्केल पर अगर वो कंपनी आपको लगता है कि सबको पसंद आ सकते हैं, आपकी पसंद बहुत एक्सक्लूसिव है तो नहीं पता, बट सबको अगर वो चीज पसंद आ सकती है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। तो दो चीजें आपको ढूंढनी है, क्या मास को वो चीज पसंद आ सकती है, वन, या फिर एक्सक्लूसिविटी उसमें उतनी हो कि वो बचेगा रेवेन्यू वहां से कर सके। तो दोनों में से कोई भी एक चीज अगर फिटमेंट में आती है तो आप ऐसी कंपनीज को पिक कर सकती हैं। ठीक है मैम, एक और सवाल लेते हैं। काजल जी का इंदौर से, कह रही है शेयर खरीदने के बाद कब तक होल्ड उसको करना चाहिए? ये भी मुझे लगता है एक जानने लायक चीज़ है, क्योंकि कोई नया नया मार्केट में आता है तो ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, कितने टाइम तक होल्ड किसी स्टॉक को करना है, कब बेचना है, एग्जिट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैम, आपसे समझना चाहेंगे काजल जी के इस सवाल पर क्या जवाब होगा आपका? ओके, दो तरीके हैं इसके, टेक्निकल एंट्री की है तो टेक्निकल एग्जिट लो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्टॉक, दोनों अलग हैं, बहुत अलग एग्जिट है दोनों की और बहुत अलग एंट्रीज है दोनों की। तो अगर टेक्निकल एंट्री है, टेक्निकल एग्जिट बनता है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक ओवरसोल्ड था, आपने उसमें देखा कि ब्रेकआउट आया, आपने एंट्री कर ली, तो जब वो स्टॉक अमूमन डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, अकॉर्डिंग टू योर मोमेंटम में है तो वीकली टाइम फ्रेम कम से कम रुकना चाहिए, जब तक ओवरबॉट नहीं हो जाता तब तक बने रहिए। दिस इज टेक्निकल एंट्री, टेक्निकल एग्जिट। दूसरा जो फंडामेंटल बेस एंट्री और एग्जिट्स होते हैं, कि अगर आपने कोई कंपनी, यू नो व्हाट, फंडामेंटल्स बताता है व्हाट टू बाय, टेक्निकल बताता है व्हेन टू बाय, व्हेन टू एग्जिट, तो ये कॉम्बिनेशन में चलता है। स्टैंड अलोन कोई भी स्ट्रैटेजी आपको परफेक्ट नहीं होगी, टेक्निकल प्राइस पर कोई चीज आपको अच्छी लग सकती है लेकिन एकदम खराब उन फंडामेंटल्स, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पहली बात। फिर भी फंडामेंटल्स के बेस पर, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, JWL गुड कंपनी, लेकिन अभी चलेगा नहीं, थोड़ा समय लगेगा, तो फंडामेंटल के तौर पर आपको दो तीन चीजें जरूर देखनी है। क्या कंपनी 3 साल से लगातार, ऐसा तो नहीं कि 3 साल हो गए प्रॉफिट ही नहीं कर पा रही या फिर प्रॉफिट बढ़ा नहीं पा रही, 3 साल का समय बहुत होता है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो अपने पीयर्स से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है और प्रॉफिट दिया लेकिन अब एक्सपेंसिव हो गए, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। नंबर 3 जो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि इसमें DI रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़े जा रहा है, लेकिन आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और आपके प्रमोटर, अगर तीनों में से कोई 2 बेच रहे हो, जिन्होंने सिग्निफिकेंट परसेंटेज लाइक 20% से अपनी पोजीशन घटाई हो, तब वहां पर अलर्ट हो जाइए, वहां पर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। तो एक कुछ छोटे से फंडामेंटल्स पैरामीटर्स हैं, अगर आप इनको भी देखेंगी तो काफी हद तक आपका फिल्टर मिल जाएगा आपको कि इसको बेचना है, इसको खरीदना। ठीक है, बहुत कुछ मुझे लगता है आज का जो हमारा शक्ति की समृद्धि का शो है इतना ज़्यादा इंसाइटफुल है, अगर कोई सिर्फ ये एक पर्टिकुलर एपिसोड भी देख ले तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा स्टॉक मार्केट में एंट्री रखना किसी भी महिला के लिए। अच्छा मैम, पूरी हमारी तमाम डिस्कशन हुई, एक बार जाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उसके बाद आपका डिस्क्लोजर, कि कोई महिला अगर उसका जो गोल है सिर्फ पैसे कमाना नहीं है कि हाँ शॉर्ट टर्म में मुझे मुनाफा हो जाए, बल्कि एक फाइनेंशियल रूप से वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, तब भी क्या स्टॉक मार्केट उसके लिए मतलब एक सही जरिया हो सकता है इस रोल को निभाने के लिए? मैं ना बीइंग अ फीमेल में ये बात बोलूंगी, बीइंग अ मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं बोलूंगी ये बात, बिकॉज यू आर टॉकिंग, आपने मुझे रखा है यहाँ पर, तो मैं इसका जवाब आपको इस तरह से दूंगी कि देखिए, अपने पास कोशिश करिए मल्टी रिसोर्स से आपकी इनकम आए। अब स्टॉक मार्केट इज समथिंग ब्यूटीफुल थिंग, इंडस्ट्री जहां पर आपको अलग अलग तरह से, सिर्फ इक्विटी मार्केट ही नहीं है, यहाँ पर आपके पास FD फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले प्रोडक्ट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है, आपके पास डिविडेंड ओरिएंटेड वाले फंड्स हैं, मतलब हर एक प्रोडक्ट आपको अलग तरह की USP देता है कि एक नहीं चला, इक्विटी मार्केट कैश नहीं चला तो डिविडेंड आ जाएगा, वो फंड आपके लिए काम कर जाएगा। अभी मार्केट में नए नए REITs भी आ रहे हैं। अभी तक रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए ना बड़े फंड्स चाहिए होते थे, बट अभी
इस मार्केट में कई सारे रीट्स मार्केट में आ गए जो कि रियल एस्टेट के थ्रू आपको मार्केट में पैसा कमाने का मौका दे रही है। वो चार्ट पर भी परफॉर्म करेगा और आपको कुछ यील्ड भी देगा। प्लस आपको बॉन्ड मार्केट में भी अपना थोड़ा बहुत पैसा रखना चाहिए। विद दिस ऑल कॉम्बिनेशन आपका ना ग्रोथ भी होगी एंड एज आई सेड मल्टी चैनल से आपके पास इनकम आनी चाहिए। तो ये एक चीज हो जाएगी आपके लिए। और साथ में सिर्फ स्टॉक मार्केट, सुबह शाम स्टॉक मार्केट का जाप मत करो। देखो कि क्या आपके अंदर और कोई स्किल्स हैं जिनको आप मोनेटाइज कर सकते हो, उन स्किल्स को मोनेटाइज करो। इट कुड बी एनीथिंग, अच्छी वाली, इट कुड बी एनीथिंग। उनका यूज करते हुए कुछ और इनकम जनरेट करने की कोशिश करिए ताकि आपकी इनकम आए, आप उसको लगाएं, कुछ आपका वेल्थ क्रिएट हो सके। तो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट के भरोसे रहोगे ना तो मार्केट की एक सच्चाई है, इसको सुन लो। जब इससे आपको चाहिए होता है तब ये नहीं देती, जब इसको देना होता है, जब आपको लगे कि हाँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मार्केट से पैसा तभी आता। ठीक है। तो मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना ज्यादा निराशा होगी। एक्सपेक्टेशन ना रख के मार्केट में एंट्री करें। मुझे लगता है ये थोड़ा सा एक काइंड ऑफ टैगलाइन हो सकती है अगर आप नए निवेशक हैं तो। चलिए, थैंक यू सो मच अंबाला मैम। और जाने से पहले आपका डिस्क्लेमर। देखिए, जितनी भी बातचीत की है इसमें मेरे पर्सनल बायस हो सकते हैं क्योंकि अभी तक मेरा मार्केट का अनुभव, मेरे लाइफ का अनुभव शायद मेरी बातों में आपको थोड़ा बहुत झलके, तो दैट कुड बी अ पर्सनल थिंग। बट मैंने कोशिश की है कि स्टैंडर्ड वे में आपको चीजें समझाऊं जो कि आपको बाद में भी काम आ सके। अभी जिन भी स्टॉक्स के नाम लिए गए उसमें कोई ऐसे रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं था, जस्ट फॉर अ एग्जांपल, एक्सप्लेन करने के तौर पर ही उन स्टॉक्स के नाम ले गए। ऐसे नहीं कि कल जाके उसको खरीद लो, ये मत करना। तो जो भी डिसीजन लोगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर को ये मत समझो कि महंगी चीज है। इट इज समथिंग लाइक योर फैमिली डॉक्टर जो आपको आपकी नस नाड़ी को समझता है कि भैया इसके पास में इतना पैसा है, इतना रिस्क है, तो इसको इतना नहीं दे सकते रिस्क। दैट इज समथिंग। जरूरी नहीं है कि आप उसको अब देख लो, मतलब अच्छा हो कि रख ले। अब कुछ लोग पता है कि ये बोलते हैं दिव्या जी कि हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनको पैसे कौन देगा, हमारे फंड्स ही उतने नहीं है। ठीक है, फंड्स अगर आपके बड़े हैं तो अच्छी बात है कि आप रख ले। बाकी छोटे छोटे फंड्स के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल इंस्ट्रूमेंट्स है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी हो, जितनी भी बात का सार ये है, ये मार्केट रिस्क को इनहेरिट करके चलती है। यहाँ पर कुछ भी गारंटेड नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन वैसी ही लाइए कि समय के साथ बिजनेस बढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे, अदरवाइज गारंटेड कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच अंबाला मैम। तो आज की चर्चा का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं बल्कि सही सोच से, डिसिप्लिन से और पेशेंस से होती है। शेयर बाजार मौका जरूर देता है लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो रिसर्च करके लॉन्ग टर्म की रणनीति के साथ निवेश करते हैं। उम्मीद है कि आज की बातचीत महिलाओं को अपने वित्तीय फैसले खुद लेने का आत्मविश्वास देगी और मदद करेगी। बाकी कैसा लगा आपको शक्ति की समृद्धि का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताएगा। अब होगी आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।